हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का पहला चैप्टर। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी आगे तक जो है हम यहाँ पर पहुँच गए थे। हम पढ़ रहे थे जो भी हमारे पदार्थ हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और एक एक करके हम उनको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी कर रहे थे कि क्या इनके गुण जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्या वो अप्लाई होते हैं हमेशा। ठीक, चलिए, तो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर सबसे पहले पदार्थ से। पदार्थ की क्या परिभाषा होती है। हमारे पास 3 तरह के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने उनके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की बात की थी, जहाँ पर हमने कहा था कि भौतिक वर्गीकरण ही हमें मेनली यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, बाकी ये सारे पार्ट जो हम आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सब भी जो हमारा पदार्थ है उसका ही वर्गीकरण है, तो ये सभी हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो साथ हमने पढ़ लिया था कि मैटर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, परिभाषा जो भी है, उसका क्लासिफिकेशन। ठीक, अब दूसरी चीज हम पढ़ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या पाया जाता है, वो बहुत छोटे होते हैं। पहली चीज, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। दूसरी चीज, उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तीसरी चीज, वो क्या निरंतर गति में रहते हैं। और चौथी चीज क्या है कि वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते रहते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक, तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मैटर है, यानी कि जो भी हमारे पदार्थ है, उनके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक, इसको हमने कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था, कौन से एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया था कि हमने क्या किया था कि MnO4 का एक क्रिस्टल लिया था, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लिया था। उसको क्या किया था, 100 ml वाटर में डाला था। फिर हमने क्या देखा कि एक इतने से क्रिस्टल से पूरा जो वाटर है वो क्या हो गया है, कलर्ड हो गया है, डार्क पिंक कलर का हो गया। फिर उसमें से 10 ml वाटर निकाल के हमने दूसरे बीकर में डाला। ठीक है, दूसरे बीकर जिसमें पहले से 100 ml वाटर था, तो 10 ml वो कलर्ड वाटर निकाल करके हमने उसमें डाला। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अगला बीकर है वो भी क्या हो गया, कलर हो चुका है। इस तरीके से हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। 10 ml निकाल करके हमने इस दूसरे बीकर में डाला था। ठीक, फिर यहाँ से भी 10 ml निकाल के हमने दूसरे बीकर में डाला, जो जिसमें क्या था, वाटर था 100 ml। फिर यहाँ से भी 10 ml निकाल करके हमने इस बीकर में डाला, जिसमें क्या पहले से 100 ml वाटर था। तो ऐसे हमने 3-4 बार ये प्रोसेस रिपीट करी, लेकिन अंततः हमें क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो लास्ट तक भी जब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में 10 ml निकाल करके डाल रहे हैं, तो भी वाटर कैसे आ रहा है, कलर्ड आ रहा है। इसका मतलब कि एक छोटे से क्रिस्टल में जो है कि थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्या है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, जिस वजह से वो क्या है, पानी देखो आगे आगे तक, अगर हम इसको एक और बार क्या करें, इस प्रोसेस को रिपीट करें, तो भी पानी क्या आएगा, थोड़ा और लाइट पिंक आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने क्रिस्टल है हमारे पास, हमने छोटा सा क्रिस्टल लिया था ना कि MnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का। इसका मतलब क्या है कि वो किससे बना है, बहुत छोटे 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 छोटे, बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, यानी कि रिक्त स्थान होता है। जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। हमने क्या लिया था, एक बीकर में वाटर लिया, उसमें क्या डाल दिया, शुगर ऐड कर दिया। ठीक, लेकिन और उस शुगर ऐड करने के बाद क्या कर दिया, उसको स्टिर कर दिया अच्छे से, उसको उसमें घोल दिया है ना, डिजोल्व कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जब हमने सिर्फ पानी पानी लिया था और जिस पानी में हमने शुगर घोल दिया है, दोनों का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या है, बराबर है। क्यों है वॉल्यूम बराबर, जबकि एक में तो हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी है, और एक में तो चीनी नहीं है। जिसमें चीनी डाली है उसका आयतन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जब हम उसको मिक्स करते हैं तो पानी यानी कि जो जल है उसके बीच में जो क्या है, रिक्त स्थान है, वो क्या करते हैं, वो चीनी द्वारा भर दिए जाते हैं, जिससे कि वॉल्यूम उतना का उतना ही रहता है। ठीक, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हम कर चुके थे। अब हम तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या करते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। कैसे कैसे हम इसे बताएंगे, कैसे हम प्रूव करेंगे, देखो
निरंतर गतिशील रहते हैं, ये हम कैसे बता सकते हैं? अब हम कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स हमने अपने घरों में देखा है, इस तरीके से होता है ना। बस अभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एलपीजी का सिलेंडर इस तरीके से होता है और इसके अंदर क्या भरी जाती है? इसके अंदर क्या होती है? गैस होती है, पेट्रोलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है? पेट्रोलियम गैस होती है। लेकिन कौन से फॉर्म में होती है? जो लिक्विड गैस होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? जो गैस होती है हमारी वो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? लिक्विड के फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे हम गैस ऑन करते हैं वो लिक्विड फॉर्म वापस किस में बदल जाती है? वापस गैसियस फॉर्म में बदल जाती है, जिस वजह से हम गैस में क्या करते हैं? आग जलाते हैं, ठीक। लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। चलो, तो कैसे बताएंगे निरंतर गतिशील में रहते हैं? जैसे कि हम ये कोई कंटेनर देख रहे हैं, ठीक, इसके अंदर क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर एरो दिख रहा है, ये एरो क्या शो कर रहा है? ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या कर रहे हैं? इधर क्या कर रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। जिधर एरो है उधर की तरफ क्या कर रहे हैं? ये प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक। अब प्रेशर कौन डालेगा? जो गति कर रहा है वही तो प्रेशर डालेगा। यानी कि अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर में हमने कोई गैस के मॉलिक्यूल्स भर दिए हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल भर दिए हैं, तो वो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे अगर हमने भर दिए तो ये अगर कोई हमने कंटेनर लिया है, इसमें हमने गैस के मॉलिक्यूल डाल दिए हैं, इसका मतलब ये यहीं पर नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो पार्टिकल्स हैं इधर उधर क्या करेंगे? गति करते रहेंगे। अब गति करने से होगा क्या? ये क्या करेंगे? इस कंटेनर पे क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक। तो इससे एक तो हमें ये पता चलता है कि इससे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हमारे क्या है, छोटे कण जो होते हैं किसी भी पदार्थ के, वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पहली चीज ये हमें पता चल गई। दूसरी चीज, अब हम कह रहे हैं जैसे कि हमने कोई अगरबत्ती जलाई, है ना, अगरबत्ती जलाते हैं इस प्रकार से। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक कमरे में अगरबत्ती जलती है लेकिन खुशबू पूरे घर में फैल जाती। पूरे घर में कैसे फैल रही है खुशबू? कैसे फैल रही है खुशबू, है ना? अगर हम कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं थोड़ी देर में वहां पर कैसे पहुंच जाऊंगी? अगर मैं यहाँ से वहां जाऊंगी तभी तो पहुंच पाऊंगी। वैसे ही अगरबत्ती जो है एक कमरे में जलाई जाती है तो पूरे कमरों में, पूरे घर में उसकी खुशबू कैसे आती है? क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं, हीट करते हैं, तो इसके जो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं, मूव करते हैं। मूव करके एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, ठीक। और दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि परफ्यूम हम लेते हैं ना, डिओड्रेंट हम लेते हैं, तो क्या करते हैं? हम उसको प्रेस करते हैं, उससे कोई गैस निकलती है तो हम क्या करते हैं? उसको लगाते हैं ना, खुशबू के लिए लगाते हैं। तो हम क्या देखते हैं? एक कमरे में अगर हम वो स्प्रे करते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक छोटी सी जगह पे हमने स्प्रे किया लेकिन उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है पूरे कमरों में। कभी कभी दूसरे कमरे तक भी हल्की हल्की खुशबू आने लग जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। यानी कि निरंतर क्या है? गतिशील है। निरंतर क्या है? गतिशील है। जिस वजह से वो पार्टिकल्स क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हमें सुगंध क्या है? दूर दूर तक जाती आती आती है, ठीक। अब हम अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हम खाना पकाते हैं, है ना, जब खाना कच्चा है तब तक तो कोई खुशबू नहीं आती। जब खाना ठंडा भी हो जाता है तभी भी कोई खुशबू नहीं आती। लेकिन जब खाना पक रहा होता है गरम गरम, तो उस समय में खुशबू बहुत ज्यादा आती है, पूरे घर में फैल जाती है, इतनी खुशबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब दूसरी चीज हमने यहाँ से कहा सीख क्या सीख ली? कि पार्टिकल्स गति तो करते हैं लेकिन ज्यादा गति कब करते हैं? जब टेम्परेचर क्या होता है? तापमान, यानी कि तापमान को जब हम बढ़ाते हैं, तापमान को जब हम इंक्रीज करते हैं तब वो ज्यादा गति करते हैं। जैसे खाने बनाने वाला एग्जांपल अभी हमने लिया, जब हम गरम गरम खाना बना रहे हैं तब तो उसकी खुशबू पूरे घर में आती है, लेकिन जब वो खाना ठंडा हो जाता है तब हम क्या देख रहे हैं? उसकी खुशबू कहीं नहीं आती। वैसे अगरबत्ती में जब अगरबत्ती को हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तब उसकी खुशबू पूरे कमरों में, पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन जब अगरबत्ती जो कि क्यों रखी हुई है, हमने उसको जलाया नहीं, उसमें कोई हीट नहीं डाली, तो क्या उसकी खुशबू आती है? पूरे कमरों में नहीं आती ना, सिर्फ वहीं वहीं पर आती है उसकी खुशबू। अगरबत्ती अगर हम सूंघेंगे तो वहीं वहीं पर खुशबू आती है ना। तो इसका मतलब क्या है? कि जब पार्टिकल्स निरंतर गति तो करते हैं, लेकिन जब हम तापमान अगर बढ़ा दें तो ज्यादा गति करते हैं पार्टिकल, जो कण होते हैं तब वो ज्यादा गति करते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो बात थी हमारी गैस की, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक और पॉइंट सीख चुके हैं कि जो गति होती है वो ज्यादा कहाँ पर होती है ना। जो पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव किसके पार्टिकल करते हैं? गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं। जैसे कि हम एलपीजी की बात करें,
है ना। एलपीजी गैस खुला छोड़ देते हो, पूरे घर में क्या हो जाती है, गैस की स्मेल आने लग जाती है ना। तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे हमने अगरबत्ती भी, अगरबत्ती में भी क्या हो रहा है, वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है ना। ये जो पार्टिकल, ये जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, अगर हमने कोई भी क्या ली है, अगरबत्ती ली है, इस तरीके से होती है, ठीक। अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तो इसकी खुशबू क्या हो रही है, इधर उधर फैल रही है, सब जगह फैल रही है। इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक। अब ये कौन से उसमें ज्यादा होती है, गैसेस में ज्यादा होती है। अब ये गैस द्वारा ही तो क्या हो रहा है, इधर उधर इसके पार्टिकल जब गैसेस फॉर्म में आ रहे हैं, तब ज्यादा इधर उधर गतिशील कर रहे हैं, ठीक। चलिए, अब दूसरी बात है लिक्विड की, यानी कि जो द्रव होते हैं, क्या उनके पार्टिकल्स भी गति करते हैं। उनके पार्टिकल्स बहुत कम गति करते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं ना के बराबर, लेकिन बहुत कम, ठीक। और जो सॉलिड हमारे होते हैं, यानी कि ठोस जो होते हैं, क्या उनके पार्टिकल्स भी गति करते हैं। तो हमने कोई भी सॉलिड लिया, जैसे कि ये मार्कर है, ये भी तो एक सॉलिड ही है ना। तो क्या इसके पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं, नहीं। इसके पार्टिकल अगर मूव करते तो ये तो पूरी जगह फैल जाता है, जैसे कि गैस फैल जाती है। तो इसके पार्टिकल्स जो है बहुत कम, हम कहें नेग्लिजिबल, तो उतना या एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। डिफ्यूजन वाला पॉइंट, कि डिफ्यूजन किसे कहा जाता है, जैसे अगरबत्ती है तो पूरे कमरे में फैल जा रही है, तो क्या कह रहे हैं उसको, डिफ्यूजन। या हमारे पास कोई डिओड्रेंट है, कोई परफ्यूम है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, उसको स्प्रे कर रहे हैं, तो पूरे कमरे में स्मेल फैल रही है, उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी दूसरी चीज हमने क्या कहा, कि ठोस, अगर हम कोई परफ्यूम ले जो ठोस में है, और एक ऐसा परफ्यूम लें जो लिक्विड में है, और एक ऐसा परफ्यूम लें जो गैसेस में, तो सबसे ज्यादा किसकी स्मेल आएगी, जो गैसेस वाला परफ्यूम है ना, जिसके अंदर गैस है, उसकी सबसे ज्यादा स्मेल आएगी। एक सॉलिड वाला परफ्यूम आता है, जिसको सिर्फ हम जहां पर हमें लगाना होता है वहीं पर हम रगड़ते हैं, तो उसकी खुशबू सिर्फ उसी एरिया तक आती है। वैसे ही लिक्विड वाला होता है, उसकी खुशबू भी सिर्फ उतने ही एरिया तक आती है, ठीक। अब निरंतर गति करते हैं, ये हमने यहाँ पर जान लिया है। और दूसरी चीज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो गति क्या हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जो उनकी स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा मूव करने लग जाते हैं पार्टिकल्स। चलिए, तो इतनी बात हो गई हमारे यहाँ पर। चलिए, तो आगे अगला पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो क्या ये सही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने से क्या होगा, देखो, जैसे कि ये एक मार्कर है, तो ये भी छोटे 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 एटम से, यानी कि पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक। अब वो पार्टिकल क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, जिस वजह से ये मार्कर नहीं टूट रहा, क्योंकि वो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जुड़े हुए कैसे हैं वो आपस में, एक फोर्स से, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जितने भी हमारे क्या है पार्टिकल्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो पार्टिकल जुड़े हुए हैं, उनका तो एक शेप बन जाता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो पार्टिकल्स नहीं जुड़े हुए, उनका शेप नहीं बनता। जैसे कि हम कहें गैस, कोई गैस, अब देखो एक तीन चीजें हमने ली हैं, ये सॉलिड है हमारा, यानी कि ठोस, ये हमारा लिक्विड यानी कि द्रव हम इसे कह रहे हैं, ठीक। और ये हमारा क्या है, गैस। अब हम क्या देख पा रहे हैं, देखो इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है ना, बहुत दूर दूर। तो इनको मिला करके हम ऐसे एक चीज नहीं बना सकते, हम नहीं कह सकते कि हमने इतनी गैस उठाई, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। हमें क्या है, गैस को हमेशा एक बंद कंटेनर में रखना होगा, नहीं तो पूरी क्या हो जाएगी, गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक। क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जिन इनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, FOA, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है ना, हम उसको क्या नहीं करते, काउंट ही नहीं कर रहे, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से इनका कोई शेप नहीं है। अगर हम लिक्विड की बात करें, तो यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए जो है लिक्विड का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। और इसके पार्टिकल्स को जो है अगर हम दबाना चाहें, अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी ये हमारे चारों ओर क्या है, वायु है, वायु भी पदार्थ है, हम ऐसे हाथ कर पा रहे हैं ना,
ऐसे कर पा रहे हैं हाथ। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, पार्टिकल्स यहाँ पर जो मौजूद है पार्टिकल्स, उनके बीच में हम यूं हाथ कर सकते हैं, है ना, काट सकते हैं ना पूरी वायु को, जैसे हम काट रहे हैं। ठीक है, अगर किसी नल से पानी नीचे निकल रहा है ना, पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी के बीच से भी हम हाथ यूं बाहर निकाल सकते हैं पानी के बीच से हाथ बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कम है। अब देखो, पानी से के बीच से भी हम हाथ बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। जबकि गैस है, अगर जैसे अभी हमारे चारों ओर वायु है, तो हमें वायु को एकदम चीरना है ना, अपने हाथ एकदम वायु के बीच से निकालना है, तो हमें उतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, हम आराम से भी कर पा रहे हैं ये चीज। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई लिक्विड हो, कोई द्रव हो, तो अगर जैसे कोई नल है पानी का, तो उसके बीच से भी हम ऐसा हाथ बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा एक फोर्स हमें लगाना पड़ता है पानी के बीच से हाथ बाहर निकालने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। यानी कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत है। कितना है? थोड़ा बहुत है। लेकिन अगर कोई सॉलिड है, तो उसके बीच से हम हाथ बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके बगल में जो दीवार है, तो क्या दीवार के आर पार आप हाथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या ये मार्कर है, इसके आर पार में हाथ कर सकती हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो कण हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर मैं कितनी भी कोशिश करूं, तो इसके आर पार हाथ नहीं लेके जा सकती। ठीक है, इसके आर पार हाथ नहीं लेके जा सकती। कब लेके जा सकती? जब मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊं और इसको तोड़ ही दूं, तब जाकर के इसके बीच में आर पार इसके हाथ ले जा सकती हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। कहाँ पर? ठोस में, यानी कि जो हमारे सॉलिड होते हैं, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अब देखो, इसमें तीन चीज हमने पढ़ी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम या लगभग नेग्लिजिबल होती है। ठीक, अब जो द्रव है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ा बहुत होती है, थोड़ा बहुत या ना के बराबर ही इसमें भी होती है। लेकिन जो ठोस होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि वो एक दूसरे से क्या रहते हैं? चिपके हुए रहते हैं। अब हम हर सॉलिड में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है? जैसे अगर हम कहें, हम एक चौक लेते हैं, ठीक, एक रबर बैंड लेते हैं, और एक जो है स्पंज लेते हैं। ठीक, एक रबर बैंड लेते हैं, एक स्पंज लेते हैं, और एक चौक लेते हैं। इसके अलावा एक क्या लेते हैं? पिन लेते हैं, आयरन नेल लेते हैं। आयरन नेल यानी कि लोहे की कील। स्पंज आप जानते हैं, रबर बैंड आप जानते हैं, चौक आप जानते हैं, चारों चारों चीजें आप जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आयरन नेल की, तो ये भी सॉलिड है। स्पंज की बात करें, तो स्पंज भी क्या है? हमारा ठोस है। रबर बैंड भी ठोस है, और चौक भी क्या है? ठोस है। ये सारी चीजें, चारों की चारों चीजें आपने देखी तो होंगी अपने आसपास। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो आयरन नेल है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है ना। जो लोहे की जो कील है, उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि अगर हम उसके आर पार हाथ ले जाने की कोशिश करेंगे, क्या ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। वैसे इन सब के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, हम नहीं हाथ आर पार ले जा पाएंगे। लेकिन अब जो चौक है, चौक को हमने देखा होगा, हम आसानी से थोड़ा भी उसमें क्या लगाएं, जोर लगाएं, तो वो क्या हो जाती है? चूर चूर हो जाती है। ये हम जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, तो क्या देखते हैं? उसके जो पार्टिकल्स है, एक एक करके अलग अलग होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, जिस वजह से चौक बनी हुई है, आपस में पूरी जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम उसमें क्या कर रहे हैं? बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है, जिस वजह से पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कम है। सिर्फ वैसे ही रबर बैंड में, जो रबर बैंड होता है, देखा है ना सबने रबर बैंड, तो उसको क्या, वो ऐसे सॉलिड रहता है, ऐसा गोल सा रहता है ना। अलग अलग तरह के रबर बैंड्स आते हैं। जब उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो क्या होता है? जब उसको खींचते हैं, तो क्या होता है कि वो खिंच जाता है ना। और कभी कभी ज्यादा अगर हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो टूट भी जाता है। इसका मतलब क्या है? कि ये सॉलिड नहीं है। नहीं, ये सॉलिड तो है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, जिस वजह से वो जो खिंच रहा है, क्यों खिंच रहा है? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर रबर बैंड के बीच में एक और चीज आ जाती है, वो होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। कि वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, इसलिए हम उन्हें खींच सकते हैं। ठीक, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन साथ में एक और प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है? फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचेबिलिटी, हम इसको कह सकते हैं। अब आ जाती है स्पंज की।
अब स्पॉन्ज जो है, स्पंज भी क्या होता है हमारा, स्पंज भी क्या होता है, स्पंज भी सॉलिड होता है, ठीक। अब स्पंज के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उसके आर पार हाथ डालना चाहें तो नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते ना, यानी कि उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। ये सारे ही हमारे सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। अब सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी नहीं है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगी कि क्या ये सारे सॉलिड हैं या नहीं है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि सारे सॉलिड तो है ही, ये सारे के सारे हैं सॉलिड, ठीक। ये तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे जहां से आपको डाउट होगा कि क्या रबर बैंड सॉलिड होता है, क्या स्पंज सॉलिड होता है, ठीक। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठोस की, गैस की, द्रव की, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर यही हमारा एक्टिविटी थी कि आयरन नेल लेना है, चौक का पीस लेना है, एक रबर बैंड लेना है। तो क्या देखना है, इनको कटिंग करके, हैमरिंग करके और स्ट्रेचिंग करके देखना है और बताना है कौन सा हमें इजी लगा, कौन सा हमें डिफिकल्ट लगा। जो इजी लगा उसका मतलब क्या है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जो डिफिकल्ट लगा इसका मतलब क्या है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक। जैसे अगर हम इन सब में बात करें तो आयरन नेल को तोड़ने में हमें सबसे ज्यादा समय लगेगा, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे कम टाइम हमें चौक को तोड़ने में लगेगा, यानी कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। लेकिन मेन बात ये है, मेन पॉइंट ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप समझ गए होंगे, जैसे कि ये मार्कर भी है, तो ये इस फिक्स शेप में क्यों है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं। हम ऐसे में कितना भी खींच लूं, क्या ये टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ना। इनके पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे मैं ऐसे ऐसे खींचू या कैसे भी खींचू नहीं टूटेगा, जब तक मैं इसमें इतना ज्यादा फोर्स ना लगा दूं जिससे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, टूट जाए, तब तक ये ऐसे के ऐसे ही शेप में रहेगा, ठीक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। चलिए, इसे अब आप नोट कर लीजिए, ये डायग्राम आप साथ में बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास चार मेन प्रॉपर्टी थी, किसकी, मैटर की। पहली प्रॉपर्टी की, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी की, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और तीसरी यानी कि चौथी और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने इससे पहले पढ़ी, कि वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, यानी कि निरंतर गतिशील रहते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। अभी जो चार पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, चार मेन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। चेंज क्या है, एक जो डिफरेंस है वो क्या है, कि ये प्रॉपर्टीज, ये चारों जो प्रॉपर्टीज है हमने पढ़ी कि जो हमारे पदार्थ हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि रिक्त स्थान होता है। तीसरी, वो निरंतर गतिशील रहते हैं और वो बहुत टाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इन चारों, ये जो चारों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो क्या, हर किसी के लिए अलग अलग है। हर किसी यानी कि सॉलिड्स के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, तीनों में क्या है, उसमें डिफरेंस है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो सॉलिड्स में ज्यादा है लेकिन लिक्विड्स में कम है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जो लिक्विड्स में ज्यादा है लेकिन सॉलिड में कम है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो गैस के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो गैस के लिए है और सॉलिड के लिए नहीं। जैसे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी थी, ये सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड और गैस में बहुत ज्यादा कम। और पार्टिकल जो निरंतर गति में रहते हैं वो गैस के लिए ज्यादा होता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए कम होता है, ठीक। चलिए, तो उम्मीद है ये जो पॉइंट, ये जो चारों पॉइंट हमने डिस्कस करे, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था। अब जैसे कि हम पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में, जो एक पॉइंट हमने पढ़ा कि पदार्थ की क्या होती है, अगर हम भौतिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं मेन, जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। कौन कौन सी, ठोस, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था या गैसीय अवस्था, ठीक। तो ये तीन प्रॉपर्टी, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, ये जो तीन क्या है हमारे पास, स्टेट्स हैं, इनको हमने पढ़ना है, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना है और सारे प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। चलिए, तो मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि तीन अवस्थाओं में क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। अब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सॉलिड की, ठीक है। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी में आप आइस अपने दिमाग में सोच के चलो, ठीक है, आइस के बारे में आप सोचिए
किस तरीके से होता है आइस का क्यूब, एक क्यूब के बारे में हम सोचते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें आइस का एक क्यूब देखने को मिलता है। ठीक है, अब सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका क्या है, एक डेफिनेट शेप यानी कि आकार है और एक फिक्स आयतन है। क्या है, डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड आयतन। ठीक है, यानी कि डेफिनेट शेप यानी कि इनका क्या है, एक डेफिनेट शेप है और एक फिक्स आयतन है कि इसका आयतन इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा, है ना। आयतन जो है सेम, जैसे ये मार्कर है, ठीक, तो ये क्या है, इसका एक फिक्स शेप है और फिक्स क्या है, वॉल्यूम है। इतना का इतने अपने आप ही बढ़ नहीं रहा है, अपने आप ही घट नहीं रहा। ठीक, अगला, द पार्टिकल, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। इनके बीच में जो क्या होता है, स्पेस होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है ना। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स, उनके जो कण होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस की हम बात करें यानी कि रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जैसे रिक्त स्थान वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसके पार्टिकल्स के बीच में होता है, गैस के और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। लेकिन जो हमारे सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा कम, मिनिमम या हम कह सकते हैं लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो बहुत कम इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि FOA ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस कम होता है, फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होती है। अगला, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। इनके बीच के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो मूवमेंट है, गति है, वो भी क्या होती है, मिनिमम, बहुत कम। तो मूवमेंट यानी कि गति जो है वो भी क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच में, इनके पार्टिकल्स गति ज्यादा नहीं करते। अगला, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। लीस्ट कंप्रेसिबल का मतलब ये बहुत कम संपीड़ित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ये मार्कर है, इसको हम दबाएं तो क्या संपीड़ित हो रहा है, नहीं हो रहा ना। संपीड़ित हो रहा है क्या, संपीड़ित दब रहा है क्या, नहीं दब रहा ना। फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, नहीं दब रहा, यानी कि संपीड़ित नहीं हो रहा। ठीक, तो ये जो हमारे सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि संपीड़ित इनको नहीं कर सकते हम, बहुत कम संपीड़ित हो सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एक्सेप्शनल, जैसे कि हम कहें स्पंज है। अब स्पंज भी एक सॉलिड तो है, स्पंज है ना, है तो सॉलिड ही स्पंज, लेकिन जब हम स्पंज को दबाते हैं तो वो क्या हो जाता है, दब जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड नहीं है, नहीं, सॉलिड तो वह है, लेकिन जब हम स्पंज को दबाते हैं तो वो दब क्यों जाता है, क्योंकि स्पंज जिस तरीके से बना हुआ होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से उनके बीच में क्या होती है, वायु भरी हुई होती है। ठीक, तो जब स्पंज को पिचकाते हैं तो वो कंप्रेस क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की वायु जो है वो बाहर निकल जाती है, इस वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पंज जो है हमारा वो सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड ही, लेकिन कुछ इसमें जरा थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। इनका डिफ्यूजन होने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम होता है ना। जैसे कि बर्फ का टुकड़ा, क्या वो डिफ्यूज हो जाएगा ऐसे, जैसे अगर हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, है ना, तो उसकी क्या बनती है, जल वाष्प बनती है। अब जल वाष्प क्या इधर उधर फैल जाती है तो वो जल ही ना, जल वाष्प है, तो इधर उधर फैल जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती खुशबू इधर उधर फैल जाती है तो वो डिफ्यूजन। ठीक, लेकिन जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल है, जैसे कि बर्फ है, तो क्या हम इसको डिफ्यूज कर सकते हैं, क्या इसके पार्टिकल इधर उधर फैल सकते हैं, पूरे कमरे में खुशबू दे सकते हैं बर्फ वाली, नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पर डिफ्यूजन जो है वो बहुत कम होता है सॉलिड्स में। अच्छा, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, गैसेज में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, वो सबसे ज्यादा मूव करती है। डिफ्यूजन किसमें ज्यादा होता है, अच्छा एक और पॉइंट, डिफ्यूजन ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है। क्यों होता है गैस में ज्यादा, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव करते हैं। क्यों गैस के पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल है बहुत कम डिफ्यूजन करते हैं, यानी कि ये मूवमेंट कम करते हैं। मूवमेंट कम करना यानी कि इनमें जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है। तो यहाँ पर जो के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती है, कम होती है सॉलिड के पार्टिकल्स में। ठीक, इतनी बात समझ में आई, सॉलिड की प्रॉपर्टीज अच्छे से हमने समझा है यहाँ पर।
ठीक है, अच्छे से डिस्कस किया है, तो ये आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी इनका फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरा, इनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। ठीक, तीसरी चीज, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इनके पार्टिकल के बीच में मूवमेंट बहुत कम होती है। ठीक है, इनके पार्टिकल के बीच में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, इनको कंप्रेसिबल बहुत कम होते हैं। चौथी चीज, इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से मूवमेंट का रेट भी कम है, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या है इनकी बीच की कम है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 6-7 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए। तो आप इसको शॉर्टकट में इस तरीके से भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ये ऊपर एरो का मतलब क्या है कि ज्यादा है, यहाँ पर है ना, इंक्रीज हो रही है यानी कि ज्यादा है। ठीक, नीचे एरो का मतलब क्या है, कम है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप इसे दिखा सकते हो। वैसे आप पूरा लिख सकते हो कि मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से भी लिख सकते हो। शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिमेंबर करने, सिर्फ ध्यान रखने के लिए। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर्टीज, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है वो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए होंगे, ध्यान रख लिए होंगे। अब ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर ब्रिक है। तो यहाँ पर ये क्या बताया हुआ है हमें, ये बताया हुआ है कि ब्रिक के जो अंदर के जो पार्टिकल्स है, एटम्स, वैसे तो वो एटम्स है, लेकिन यहाँ चैप्टर में हम उसे क्या कहेंगे, पार्टिकल्स ही कहेंगे। एटम हमने अभी नहीं कह रहे हैं, हालांकि हमें पता है वो सारे एटम्स हैं, लेकिन अभी हम उन्हें क्या कह रहे हैं, पार्टिकल्स कह रहे हैं। देखिए, जो ईट है, ठीक है, ये क्या है, इसके पार्टिकल्स है। अब इसके पार्टिकल्स में हमें क्या दिख रहा है कि फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, पहली चीज। अब क्या दिख रहा है, इनके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या बहुत कम है, स्पेस दिख ही नहीं रहा लगभग। ठीक, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये भी पॉइंट सही है यहाँ पर। अब इनके बीच में जो मूवमेंट है वो क्या बहुत कम है। अब देखो, पार्टिकल मूव तो नहीं हो रहे हैं ना, मूव होते तो एक पार्टिकल यहाँ दिखाई देता, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, इस तरीके से दूर दूर पार्टिकल्स दिखाई देते, लेकिन ये पार्टिकल बहुत पास है, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट भी नहीं हो रही। अब कंप्रेसिबिलिटी, अब हम इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इनके बीच का। अगला, ये डिफ्यूज भी नहीं होंगे, है ना, डिफ्यूज होते तो पार्टिकल्स इधर उधर होते। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये बात थी सॉलिड की, जो हमने आज पढ़ लिया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।